बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जिस स्लाइड का आप एमसीक्यू कह रहे हैं अभी आप मुझे याद कराइएगा जब हम इसमें से गो थ्रू कर रहे होंगे। अच्छा, एक तो पहली खबर ये है कि हम आज आपको तमाम लेक्चर्स पिछले प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ताकि आप में से जिसके भी कोई प्रैक्टिकल की वजह से कोई इशू आया, जो पेंडिंग कोई लेक्चर हो गया या वैसे आपने कोई छुट्टी कर ली, तो अब आपके पास ईद के दिन होंगे, इन दिनों में आप उनको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो आपको तमाम सब्जेक्ट के जो लेक्चर हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज लिंक आ जाएगा आपके पास ग्रुप्स के अंदर, तो आप उसको वहाँ से कवर कर लें, ठीक है ना। पर्टिकुलरली वो बच्चे जो प्रैक्टिकल की वजह से एब्सेंट हो रहे थे। अच्छा जी, हम अगर अपने चैप्टर पे वापस आ जाएं तो चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था प्योर मैथमेटिकल स्टाइल में, जैसे मैट्रिक में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, एफएससी में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उसके भी दो हिस्से थे, एक स्लोप से रिलेटेड था और एक इक्वेशन से रिलेटेड था, ठीक है ना। हम कोशिश हमारी होती है कि रोज़ाना पीछे से गुजरते हुए ही आपको लेकर चलें। स्लोप से रिलेटेड क्या बातें हुई थी, हमने कहा यार स्लोप जो है वो पॉइंट से भी कैलकुलेट हो सकती है और इक्वेशन से भी हो सकती है। फिर इसके ऊपर हमने ऐसे सवाल बनाकर उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया, उसको हाथ से गुजार लिया। फिर आपने दूसरा एक होम असाइनमेंट ले ली। इससे हम इस नतीजे पे भी पहुँचे कि यार जिस भी तरीके से आ रहे हैं एक ही स्लोप आ रही है, तो हमने नीचे लिखा स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। फिर स्लोप से रिलेटेड कुछ जनरल बातें की, कुछ उसूल पढ़े और फिर उनको मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया। क्या जी, स्लोप ऑफ ए लाइन हैज़, कब पॉजिटिव स्लोप होती है, कब नेगेटिव होती है, हॉरिजेंटल की स्लोप क्या है, वर्टिकल की स्लोप क्या है, फलां फलां फलां, ये सारी बात। इनको फिर हमने यहाँ पर 1 by 1 एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको टेंजिबल कॉन्सेप्ट नज़र आ जाए। स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन क्या होती हैं, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ देख ली। जब हमने स्लोप को अच्छी तरह समझ लिया तो फिर हम इक्वेशन पे चले गए। इक्वेशन का पता चला 4 तरीके से बन सकती है। एग्जामिनर के पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है सवाल पूछने की। कैसे सवाल पूछे जी, या तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता दे, एक पॉइंट और एक स्लोप बता दे, या फिर 2 पॉइंट बता दे, या फिर एक पॉइंट और स्लोप दे दे, या फिर दोनों इंटरसेप्ट दे दे। 4 बातें। फिर हमने इन चारों तरीके से सवाल को सॉल्व किया, क्योंकि हमने एक ही डाटा का इस्तेमाल किया था इन चारों में। तो फिर हमें एक बात समझ आई कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड। ठीक होगी बात जी। फिर और आगे चले। अब हमने कहा यार कॉन्सेप्ट चैप्टर का ये हिस्सा यहाँ ख़त्म हो गया है। अब एग्जामिनर की तमाशेबाजियाँ रह गई है कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कैसे करना चाहता है। हमें पता चला इस सारी बात में 2 चीज़ें हैं, एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो हमने कहा यार अगर एग्जाम प्ले विद करना शुरू कर दे एग्जामिनर किसके साथ, स्लोप के साथ, तो वो क्या कर सकता है। हमने 10 पॉइंट सेपरेट आइडेंटिफाई कर लिए कि ये कर सकता है, उसका हल क्या है सामने लिखा हुआ है। इसको हमने 1 by 1 सारे को समझ लिया। क्या कर रहा है एग्जामिनर, स्लोप के साथ खेल रहा है, स्लोप को हाइड करके बता रहा है, बता भी रहा है और इशारों किनारों में बता रहा है। तो एक शरीफ आदमी को इशारों किनारों में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने सीख लिया कि अगर इशारों किनारों में बात हो रही है तो कैसे करनी है और किस तरह लेके चलनी है, उसका हल क्या है, ये भी बात हमें समझ आ गई। ज्यादा फर्क आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर हम आगे चले। हमें पता चला कि नहीं, अभी एग्जामिनर की तसल्ली नहीं हुई। एग्जामिनर ने तो अभी प्ले विद करना है किसके साथ, पॉइंट के साथ। तो फिर हमने पॉइंट के साथ प्ले विद करने के तरीके भी देख लिए और उसको अनहाइड कैसे करेंगे, ये वाली बात भी हमने सीखी। हमने देखा यार अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो साइमल्टेनियस सोल्यूशन से निकल आता है। फिर हमने कहा यार ये साइमल्टेनियस सोल्यूशन, ये तो फिर मैथ आ गया, इससे तो जान छुड़ा के निकले थे। हमने कहा नहीं यार कैलकुलेटर है, वहाँ से निकाल लेंगे, कोई और करने की ज़रूरत नहीं। जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी नाउ एंड ऑनवर्ड अब हम अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, हमें साइमल्टेनियस सोल्यूशन मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने फिर समझा कि यार अगर एग्जामिनर ने पॉइंट्स को हाइड करना शुरू किया तो क्या ऑप्शन है, और इस तरह चलते चलते ये वाला प्योर मैथमेटिक्स वाला एरिया हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हम इसकी अप्लाइड साइड पर आ गए। हमने 3 चीज़ें देखी, वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन किया, फिक्स कॉस्ट डिफाइन किया और टोटल कॉस्ट या
सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है जब हम वो जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थी ना, ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थी, लाइक एक इक्वेशन हम बार बार लिख रहे थे 2x + 3y = 1। ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली। हमने कहा यार इसको ना रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट है रियल लाइफ में, और y क्या है, कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। हमने कहा इसको ना हम उस फॉर्मेट में लाते हैं। हमने लिखा 3y = -2x प्लस, so y = -2/, प्लस ऐसे कर ली, ये क्या आ गया, 40 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ना, हाइपोथेटिकल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है। रियल लाइफ में कभी भी ये इक्वेशन नहीं बन सकती। रियल लाइफ में जब हम, रियल लाइफ कौन सी, जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि हर यूनिट बनाने से -3/2 हमारी कॉस्ट रिड्यूस होएगी। माइनस स्लोप का तो मतलब ये है, उसका मतलब अगर ये रियल लाइफ की इक्वेशन होती तो ये ऐसे होनी थी, -2x। फिर इसने ऐसे बैठना था जाके, y = 2/3, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हमें पता चल गया x के साथ जो लिखा हुआ है ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्लोप क्या है रियल लाइफ में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और y इंटरसेप्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने डिफाइन की थी। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, विच डू नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब हम यूनिट बढ़ाएं तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना, हम यूनिट इंक्रीज करें उसके ऊपर कोई इंपैक्ट। ये तीन काम करके फिर हमने इसकी फर्दर एप्लीकेशन देखी। ये ऑलरेडी एप्लीकेशन थी, फिर हमने इसमें मोर एप्लीकेशन देखी कि यार अच्छा इसका क्या इस्तेमाल है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो पता चला यार बिजनेस में एक इंतहाई अहम काम कौन सा है, बिजनेस में डिफरेंट पॉइंट्स कैलकुलेट किए जा रहे होते हैं। फिर हमने कल इससे पहले ये समझा रेवेन्यू किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, ये बातें समझ। फिर हम पहुंचे कि यार भाई कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, ये वाली बात भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब ज़रा आज हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने लगे हैं। ये हमारी एक सिचुएशन है कल वाली पेंडिंग, दैट इज सेलिंग प्राइस इज 150, वेरिएबल कॉस्ट इज, कंट्रीब्यूशन इज, डन होगी बात। अब ना यहाँ से एक बात समझनी है हमें, एक हमारा माइंडसेट है कंप्यूटेशनल माइंडसेट, क्या मतलब कैलकुलेशन का माइंडसेट। एक अकाउंटेंट हमेशा कैलकुलेशन में शार्प होता है, उसे ज़रा सा सिरा मिले वो बात तक पहुंच जाता है। ऑडिटर हमेशा ज़रा सा सिरा पकड़ के बात तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। हमारी तरबियत, हमारी ट्रेनिंग, हमारा प्रोफेशन हमें यही सिखाता है कि हमें ज़रा सा क्लू मिले बाकी हम डिग आउट कर लेंगे। ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी होती है विद दी हेल्प ऑफ सिलेबस। चीज़ें अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहे हैं। देखिए ज़रा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आई कितनी, हमें ये कल पता लग गया था कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं होता, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है ना। ये बात हमें कल समझ आ गई। अब हम कह रहे हैं यार ये वाली बात जो ये लिखी हुई ना 50 - 120 30 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इस बात को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मार्जिन कैसे निकाला, हमने क्या किया, ये था ना 150 120 30, अब हमने ये कैसे निकाला, 30 का प्रॉफिट है 150 की चीज सेल करके, परसेंटेज निकाल दी इसकी। जब भी जिंदगी में हम कोई बात करते हैं ना, कोई वैल्यू बोलते हैं, तो वैल्यू बोलने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एब्सोल्यूट वैल्यू बोलें। क्या तरीका होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उसी यूनिट में बोलें जिस यूनिट में वो चीज एक्सप्रेस की जाती है। मसलन पैसे किस में, रुपीज में, तो हम कह रहे हैं 30 रुपए का प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है,
ये कौन सा वैल्यू है? एब्सोल्यूट। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा आपकी एज कितनी है? कहता सर 18 साल 19 साल। ये कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट। मैंने कहा बेटा आप पढ़ने आए हो राइस से, कितनी दूर से आए हुए हो? कहता सर यहाँ से मेरा गांव मेरा शहर तो 200-250 किलोमीटर दूर है। कौन सी वैल्यू है? ठीक है ना। मैं कहता बेटा कितनी देर से आए हुए हो? कहता सर सुबह 3 घंटे हो गए हैं कॉलेज आए हुए। ये कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट। बात समझ आ रही? एक होता है रिलेटिव मेजर, दूसरा क्या होता है? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रेफरेंस से बात करना। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? किसी के रेफरेंस। अब मैंने पूछा बेटा आपकी एज कितनी है? कहता सर मैं इससे 1 साल बड़ा हूं। अब एज मालूम करनी हो तो जिससे 1 साल बड़ा है पहले उसकी मालूम हो तो पता चले। अब ये कौन सा मेजर हो गया? रिलेटिव। मैंने कहा कितनी दूर से आया हो? कहता सर इसके गांव से 20 किलोमीटर आगे। फिर वो रेफरेंस बन गया। बेटा कब से कॉलेज आए हो? कहता सर इससे 1 घंटा पहले आया था। बात समझ आ रही? ये क्या है? रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव मेजर जो आप जिंदगी में आज तक पढ़ते आए हो, आपको किसी ने बताया नहीं कि आप ये क्या पढ़ रहे हो। आपका टेस्ट हुआ, एक बच्चे के 7 आउट ऑफ 10 आए, ठीक है ना। मैं कहता हूं कितने नंबर आए हैं? कहता सर 70% आए हैं। 70% का क्या मतलब हुआ? रिलेटिव मेजर। वो कहता है अगर 100 में से आते तो मेरे 70 आए, 100 में से तो आए नहीं है, आए तो 10 में से हैं। तो सबसे ज्यादा जो जिंदगी में हम रिलेटिव मेजर यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज इज आल्सो ए रिलेटिव मेजर बिकॉज रिलेटिव टू 100, रिलेटिव टू 100। अब एक था, मैं कह रहा था 30 रुपए का सीपीयू है। अब मैंने कहा नहीं नहीं, रिलेटिव टू 100 कितना है? तो मैंने क्या किया, 30 डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आ गया? 20। अगर 100 रुपए की चीज बेचें तो 20 रुपए का प्रॉफिट है। 100 की तो नहीं बेच रहे, चीज तो बेच रहे हैं 150 रुपए की। तो ये कौन सा मेजर बन गया? जब ये रिलेटिव मेजर हो तो हमने इसका नाम बदल दिया, इसका नाम हमने रख दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और अगर ये एब्सोल्यूट में बोल रहे हैं तो इसका नाम रख दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात तो एक ही हो रही है, बात तो एक ही हो रही है, कोई फर्क तो नहीं है। डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है। वो बच्चा डायरेक्ट अपनी उम्र बताया तो 19 साल, साथ वाले ने 18 बताई, कहता सर मैं इससे 1 साल बड़ा हूं। तो बता तो मैं यही लगा कि 19 साल का ही है। बात ऐसे करें या ऐसे करें, पहुंच तो एक ही जगह पे रहे। यानी कभी भी जिंदगी में जब हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, या हम एब्सोल्यूट गुफ्तगू करें या हम रिलेटिव। तो दोनों तरीके से कर दिया। एब्सोल्यूट करें तो इसको सीपीयू बोलेंगे, और अगर रिलेटिव करें तो सीएम बोलेंगे। पूरा बोलें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ध्यान हो गई बात जी? अच्छा जी, अब हमने सारी बात ही रिलेटिव कर दी है। जरा गौर करें यहां क्या लिखा हुआ। वो कहता है अगर पहले तो हम कहते हैं असल में सेल 150 रुपए की है, हमारी कॉस्ट 120 रुपए है, हमारा प्रॉफिट 30 रुपए। असल में ये तीनों वैल्यूज कौन सी थी? एब्सोल्यूट। जरा गौर करें, हमने कहा अगर सेल 100 रुपए है तो सेल का कितने % कॉस्ट है? 120 डिवाइडेड बाय 150। निकालें कैलकुलेटर, मेरी शक्ल देखी जा रही हो। अच्छा, 120 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80%। अब रिलेटिव गुफ्तगू हो रही है, सेल का 80% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना। फिर सेल का कितने % हमारा कंट्रीब्यूशन है? 20%। ये सारी बातें किस में लिख दी हमने? रिलेटिव में लिख दी हैं। और ये सारी बातें किस में लिखी हुई थी? एब्सोल्यूट में लिखी हैं। ये दोनों ऑप्शन हर वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। ये दोनों ऑप्शन हर वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं।
हम चाहे तो डाटा को एब्सोल्यूट मेजर में इस्तेमाल कर लें और चाहे तो रिलेटिव में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जब हम ना, अब वो जो मैं कह रहा हूँ, एक अकाउंटेंट का माइंडसेट हमेशा क्या होता है, कंप्यूटेशनल माइंडसेट होता है, कैलकुलेशन वाला माइंडसेट होता है। मैं कहता हूँ यार मेरा सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है, तो आपको फ़ौरन समझ आ गई कि वेरिएबल कॉस्ट 80% है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 100% होना है। वो जो मैं अभी एक लफ्ज़ बोल रहा था कि अकाउंटेंट को सिरा मिले ना ज़रा सा, वो आगे पहुंच जाता है। या मैं दूसरी तरह कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80% है, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए कि सीएम फिर 20% है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर क्या होना है, 100% होना है। ये देखिए, इन दोनों ने मिलकर क्या होना है, 100% होना है। कुछ बात समझ आ गई है? रिलेटिव मेजर वर्सेस एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है ना? एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर, सारी फिगर एब्सोल्यूट में, सारी फिगर रिलेटिव में। लेकिन ये बात याद रखें, ये एक ही गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू चेंज नहीं है, गुफ्तगू चेंज नहीं है। ओके, अब एक टेक्निक हमने और सीखनी है, जिसे हम कहते हैं, वही जो भी मैंने लफ्ज़ बोला, क्या कि हमें ज़रा सा सिरा मिल गया ना, हमने बात तक पहुंच जाना है। इस टेक्निक का नाम हम कहते हैं ग्रॉसअप करना। क्या करना? ग्रॉसअप करना। कैसे जी? ज़रा ऐसे देखिए, ये वही वाली फिगर मैंने लिख दी, दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। सेल 150 रुपया है, हमने सेल को 100 अज्यूम कर लिया, यानी सारी गुफ्तगू रिलेटिव तो है ही है, एक जुमला और बना, सारी गुफ्तगू सेल के मुताबिक करने लगे। जैसे मैं अभी ये कहता हूं, मैं कहता हूं मैंने इस बच्चे की एज पूछी, कितनी एज है जी बेटा आपकी? 17 ईयर। अब देखो, अब सब बच्चे ने इसके हिसाब से बताना है। अब मैं कहता हूं जी इसकी उम्र कितने, कहता सर 1 साल बढ़ाओ, इसकी उम्र वो कहता सर 1.5 साल बढ़ाओ, अब सारे इसके रिलेटिव हो रहे। बात समझ आई है? हमने सेल को 100 रख दिया, बाकी सारी फिगर को उसके रिलेटिव कर दिया, तो पता चला सेल का 80% हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, और 20% हमारा, ठीक होगी बात? ओके, अब देखें मैं क्या कह रहा हूं, जरा तवज्जो रखनी है। एक सवाल मेरे पास आया जिसका डाटा ये है, वो कहता है एक प्रोडक्ट हम सेल करें, तवज्जो रखेंगे तो समझ आएगी। एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं जिसमें 30 रुपए हमारा सीपीयू है, विच इज 20% ऑफ सेल। गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, विच इज, ना उसने वेरिएबल कॉस्ट बताई, ना उसने सेल बताई। हम कह रहे कोई बात नहीं बता रहा ना, हम अकाउंटेंट हैं, दांत के हम निकाल लेंगे। अब एक सिरा हमारे हाथ आ गया ना, सिरा हम किसे कह रहे हैं, उसी, जरा गौर करें मैं क्या कर रहा हूं, उसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू और उसी चीज की रिलेटिव वैल्यू अगर हमारे हाथ लग जाए तो बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? तवज्जो रखें, 30 रुपीज प्रॉफिट है, विच इज 20%। किसका 20%? ऑफ सेल। अब जरा गौर करें, अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो सेल निकल आएगी। इसे कहते हैं ग्रॉसअप करना। लिखें कैलकुलेटर पे, 30 डिवाइडेड बाय 20%। 20% को 0.2 भी बोलते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेटर समझ जा रहा है। अगर आप 20 और परसेंट का निशान डाल देंगे फिर भी समझ जाएगा। वही आ गया, सेल आ गई 150। निकल आई कि नहीं? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं जिसमें 75 रुपीज मेरा कंट्रीब्यूशन है, विच इज 40% ऑफ सेल्स। क्या कह रहा हूं? तो जो इधर ही रखेंगे, आज जरा थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एक प्रोडक्ट है जिसपे मुझे 75 रुपीज की कंट्रीब्यूशन आती है, विच इज 40% ऑफ सेल। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? सेल निकल आएगा। इसका मतलब है 180। बात समझ आई? अच्छा जी,
और अगर 40% CPU है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60%। आप वेट 187.5 का 60% ले लें तो वो भी निकल आया। यही हम कह रहे थे, हमें ज़रा सा सिरा मिला, बाकी चीज़ें हम निकाल लेंगे। इसका पहली टेक्निक आई कि अगर ये दो चीज़ें दी हुई तो क्या ये दो निकाल लेंगे? अब हम क्या आप भी इस काबिल हो गए कि निकाल लेंगे? क्यों जी? शर्त क्या है? शर्त क्या है? जिसकी एब्सोल्यूट हो उसी की रिलेटिव हो। अच्छा जी, चलो समझाते हैं। अब देखिए, मैंने इस सवाल की नेचर बदल दी। मैंने कहा यार मेरी वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपये है, विच इज 80% ऑफ सेल। क्या ये इसी की रिलेटिव है? ओके, फिर तो कर दें डिवाइड। कहानी समझ आई है कि नहीं आई? शर्त क्या है? जिसकी एब्सोल्यूट हो उसी की रिलेटिव हो। जी बेटा, सॉरी वो तो कर ही रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है ना, करता हूं। देखें हम क्या कह रहे हैं, असल में तीसरा पॉइंट भी मुझे ओपन कर लेने दे, फिर खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट भी मुझे ओपन कर लेने दे। ये बात किसी हद तक समझ आ गई ना? अब जरा मैं तीसरा पॉइंट आपको समझाने लगा हूं। जरा देखिए, मैंने सवाल की नेचर बदल दी। क्या? मैंने कहा यार मेरी वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपये है और मेरी कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ सेल है। अब ये गलती नहीं करनी कि 120 को 20 से डिवाइड कर दिया 20%। जरा आंसर लें, क्या आ गया? 600। वो कह रहा है हमने 600 की चीज बेची, हमें तो पता है 600 की नहीं बेची, हमने तो 150 की बेची। हमें खुद भी समझ आ गया कि नहीं 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 नहीं, काम क्या गलती हुई है, मिक्स अचार बन गया। ठीक है ना, एब्सोल्यूट किसी और की है, रिलेटिव किसी और की है, तो काम खराब हो गया। हाँ, अभी भी हम अकाउंटेंट हैं ज़ात के। हमने कहा अच्छा अच्छा यार इससे क्या मसला है, अगर ये 20% है तो वो 80% है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे चलना चाहिए था। 120 तकसीम 80%, फिर 150 आंसर। कहानी समझ आई है कि नहीं है? ये मैं आपको एग्जामिनर ने जहां से आपको कंफ्यूज करना है, ये टॉपिक में आपको एज अ सेपरेट करके समझाने की कोशिश कर। और लास्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? अदर वे राउंड। उसने कहा ये 30 रुपये है, ये 80% है, फिर ये गलती नहीं करनी कि ये और ये लगाएं। अगर ये 80 है तो ये इसको 20 से ही डिवाइड होना है। कहानी समझ आ रही है? जरा मुझे अब एक जुमला बोल लेने दें। यहाँ नीचे वाली दो ऑप्शन ने उसमें क्या किया है, उसने जिसकी एब्सोल्यूट दी थी ना उसकी रिलेटिव हाइड कर दी थी। हाइड का मतलब है गिवन है, हमें नजर नहीं आ रही है, गिवन है। जब ये 20% है तो ये 80 गिवन है। हाँ, नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा, अब कंसेप्चुअल आई से नजर आ रहा है। ठीक है ना, कुछ चीजें नेकेड आई से नजर आ रही हैं, कुछ कंसेप्चुअल आई से नजर आएंगी। हम कंसेप्चुअल आई खोलने की कोशिश कर रहे हैं आपकी। वो जो 10 हमने वो स्लोप हाइड करने की बातें लिखी, वो हमें कंसेप्चुअल आई से नजर आ रही है कि ये कह रहा है। हाँ, आम आई से नजर नहीं आ रही कि स्लोप क्या है। कहता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कहता है स्लोप तो बता ही नहीं है क्योंकि इसकी कंसेप्चुअल आंख बांधा है। टीचर उस कंसेप्चुअल आंख को खोलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं बेटा, इसे कंसेप्चुअल आंख से देखना शुरू करें, फिर आपको नजर है। यहां भी कंसेप्चुअल आंख से नजर आ रहा है कि ये 20% है। उसूल हमें समझ आ गया है, क्या? जिसकी एब्सोल्यूट उसी की रिलेटिव, जिसकी एब्सोल्यूट उसी की। कहानी समझ आ गई? लेकिन मेरे से पढ़ना है ना, तो अपना माइंडसेट एक दफा चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू स्विच इट टू कंसेप्चुअली। अगर आप सोचेंगे ना, वो जैसे कोई कॉलेज का कोई स्कूल का मास्टर पढ़ा रहा था जो ये वैल्यू ही नहीं कर रहा था कि यार मैंने इस बच्चे के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, आइंदा के लिए इसको इंडिपेंडेंट करना है। एक मजे की बात बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है, हम पढ़ तो इसे पीआरसी में रहे हैं।
आप जिस दिन सीए फाइनल क्वालिफाई करेंगे ना, जब भी जो भी पेपर देने जाएंगे ये इस्तेमाल हो रहा होगा। क्या कह रहा हूं? जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो जाते, हर अटेम्प्ट में जब भी पेपर देने जाएंगे ये स्लाइड इस्तेमाल हो रही। ये इतना अहम और कीमती टॉपिक है और मजे की बात है आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। बस यहां मैंने कोशिश की आपको ये बात समझा दूं। इसकी एप्लीकेशन हर जगह आएगी, हर जगह आएगी, हर अकाउंटिंग में भी आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आएगी, ऑडिट में भी आएगी, टैक्स में भी, हर जगह इसकी आएगी। अच्छा जी, खैर है नहीं हो, कुछ बात समझ आई है? लेकिन अगर आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे और अगर आप घर जाके इन नोट्स को ऐसे देखेंगे नहीं, इनको खोलेंगे नहीं, आपको इनकी वैल्यू का ही अंदाज़ा नहीं होगा क्या बात हो रही है। 2 महीने के बाद जब आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर आप किसी बच्चे से कंपैरिजन में आएंगे कि कोई एक बैच है जिसमें मैं नहीं मैथ पढ़ा रहा, कोई और पढ़ा रहा है। आप जब उस बच्चे के साथ बैठ के अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं और वो बच्चा कहाँ खड़ा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मेंटली तैयार हों कि यस, आप कंसेप्चुअल वे ऑफ लर्निंग पे जाना चाहते हो। कुछ टीचर आते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं या वहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक वाइट बोर्ड भर देते हैं। बच्चा कहता है यार बड़ा काम करा दिया टीचर ने, अच्छी बात है, जाहिर है एक तरीका वो भी है। एक तरीका टीचर कहता है यार नहीं, मैंने क्लास में नहीं जाके इतनी मेहनत करनी, मैंने घर बैठ के मेहनत करनी है, मैंने अपने लेक्चर, अपने नोट्स को ऐसे अरेंज करना है कि ये इतनी सी बात में सारी बातें समझ आ जाए। इस कॉन्सेप्ट की कोई बात पेंडिंग नहीं है। इसमें ये 5 ही बातें हो सकती थी, हमने 5 को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ हम व्हाइट बोर्ड भरते नजर नहीं आ रहे, अभी तक हमने 4 लफ्ज लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, बिकॉज हमने आवर्स एंड आवर्स, सेशन एंड सेशन लगाकर इसको डेवलप करने की कोशिश की हुई है, सो दैट आप कम लोड के साथ चीज़ों को लर्न कर सकें। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। फिर कल हमने कहा था व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स। अभी जरा गौर करें, अब मैं आपको एक लेवल और ऊपर आने लगा हूं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकते हैं। अभी क्योंकि हमने 2 बातें की, एक सीपीयू और दूसरा सीएम। सीपीयू की मदद से कब पॉइंट कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट कौन सा था? ब्रेक इवन किसे कहते हैं? अब देखिए, दोनों बातें इतनी सी जगह पे ही लिखी हुई हैं, आप उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उसका सब कुछ लिखा हुआ है। हाउ टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आंसर किस में आएगा? यूनिट्स में। रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तो फिर क्या करना है? फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें, सीपीयू से आंसर किस में आएगा? यूनिट। जब भी सीपीयू से, जब तक आप सीपीयू से डिवाइड करेंगे, आंसर विल ऑलवेज बी इन यूनिट्स। तीसरी बात, लिमिट लॉस। आप कहते यार इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, वो कहते हैं अपनी बर्दाश्त फिक्स कॉस्ट में से माइनस कर लें। और एक आखिरी बात लिखी हुई है, दैट इज मैक्सिमम लॉस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आप कहते सर ये क्या बात कर दी आपने? वेरिएबल कॉस्ट का तो क्या डेफिनेशन पड़ी है? अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो फिर हमें क्या पे करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट। तो किसी बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है? फिक्स कॉस्ट। फिर इसी बात को हमने थोड़ा सा देखें, व्हेन वी यूज सीपीयू ऑल आंसर विल बी, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू रेवेन्यू बाय मल्टीप्लाइंग द सेलिंग प्राइस इफ प्रोवाइडेड इन। अगर क्वेश्चन में पर यूनिट सेलिंग प्राइस है तो कहता है मुझे रेवेन्यू की टर्म में बताएं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कल हमने काम किया था। अब आगे जनाब हम इस सवाल के ऊपर, एक प्रोडक्ट है, कितने की बेच रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सीपीयू कितना है? सीपीयू कितना है? 15 रुपए। सीपीयू कितना है? और फिक्स कॉस्ट कितनी है? अब हम चले वही वाली स्लाइड पर। हमने कहा सबसे पहले ब्रेक इवन बताएं कितना है, तो क्या करें? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, निकालने साथ साथ निकालें, क्या आंसर आ गया? 5000 यूनिट्स, बट आई नीड रेवेन्यू
5000 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाइड बाय। भाई सब लोग ट्रेवल कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं? 5 लाख आंसर आ गया, 5000 और 2.5 लाख। वो कहता है यार नहीं भाई, हमें ये बताओ ये बिजनेस हमें 45,000 का प्रॉफिट कब देगा? तो क्या करूं? 75,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय सीपीयू। तो क्या आंसर आ गया? 8,000 यूनिट। जिस दिन आप 8,000 यूनिट बेच रहे होंगे, सबका आंसर आ गया 8,000 के नहीं? भाई आपका कैलकुलेटर किधर है? वो मोबाइल ही निकाल लो भाई, उसके बगैर तो सांस नहीं आ रहा होता, वो तो होगा ही पास हैं। लंग्स के बगैर गुजारा हो सकता है बंदे का? हो सकता है, मोबाइल के बगैर नहीं हो सकता। तो उसे ही निकाल लो भाई, को खुदा का खौफ करो। भाई ऐसे किया ना, ये देखें कितनी फिक्स कॉस्ट थी? 75,000 प्लस कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 45,000 डिवाइडेड बाय 15। तो क्या आंसर आ गया? 8,000। 8,000 नहीं आंसर आ रहा, 8,000 ही आ रहा है। तो माशाल्लाह कैलकुलेटर से भी गलत आंसर निकाल लेते हैं आप लोग। 78,000 आ रहा है, 7,800 आ रहा है। भाई ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इधर देख लो जिनका आंसर गलत आ रहा है। ऐसे करके 7 लिखना है पहले आपने, फिर ऐसे आपने 5 लिखना है, फिर 3 सिफर लगाने हैं, फिर एक ऐसा निशान लगा हुआ है, फिर आपने 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर उसके साथ 3 ये लगाने हैं, फिर एक निशान है, उसको 15 से डिवाइड करना है। तो ये तो आंसर 8,000 ही है। पहले प्लस करेंगे, डन होगी बात? अच्छा जी आगे चलें। वो कहता है यार भाई मेरी पसली है, बस कर दें बेटा, बेटा बस कर दो। वो कहता है यार मेरी पसली है, मैं 30,000 तक का नुकसान भी उठा सकता हूं। अब बताओ कम से कम बिजनेस में कितनी सेल होनी चाहिए? अब हमने 3,000 क्या करना है? माइनस करना है। 75,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 4,800। वो कहते हैं यार फिर आप 4,800 यूनिट बेच दोगे ना, तो फिर आप वहां खड़े होगे, आपको 30,000 का नुकसान आ रहा होगा जी। 3,000 आ रहा है। तो माशाल्लाह मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि बड़े ही जबरदस्त बच्चे हैं, कैलकुलेटर से गलत आंसर निकालने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि एआई के दौर के बच्चे हैं ना। और इसके बावजूद यानी आप अंदाजा लगाएं, आप लोग कैलकुलेटर से माशाल्लाह अल्लाह नजर ना लग जाए कि आंसर गलत निकाल लेते हैं, और फिर भी कैलकुलेटर नहीं लेके आए हुए। नहीं देख, जिंदगी में नहीं देखे। नहीं, मैं दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। ऐसे बच्चे तो कहीं नहीं देखे। अच्छा जी बात समझ आ गई? तवज्जो कर लें जरा, तवज्जो कर लें जरा। आखिरी बात, कितना मैक्सिमम लॉस होता है? अब जरा गौर करें, हमने किससे डिवाइड किया है? हर मर्तबा आंसर किस में आया है? हर मर्तबा आंसर किस में आया? यूनिट्स में। अब तवज्जो करें जरा, यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते थे रेवेन्यू में, मल्टीप्लाई करके किससे? डन है बात यहां तक? चलिए जी, मैंने दोबारा वही फिगर लिख दी। अच्छा नहीं, यहीं आ जाते हैं, इसी पर आ जाते हैं।
इसी को मैं ओपन करता हूं। अब जरा गौर करें मैं क्या करने लगा हूं। आप कॉपी निकाल लें अपने पास, बस एक छोटा सा काम करके आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। जरा गौर करें, ओ भाई बाज आ जाओ। हम कहां खड़े थे? हमारी सेलिंग प्राइस थी 50, वेरिएबल कॉस्ट थी 35, कंट्रीब्यूशन थी 15। अब जरा गौर करें, ये था सीपीयू, इसका सीएम कितना है? सीएम कैसे निकालते हैं? 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट कम्स टू 30%। ओ भाई बात समझ आ गई कि नहीं? दैट कम्स टू, देखें अगर हम ऐसे फार्मूला ही लिख लें, ऐसे लिख लें, सीपीयू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू सीएम, ऐसे फार्मूला ही लिख लें आप। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये ना कह देना सीएम क्या होता है, कहते मरियम नवाज। अच्छा बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, कहानी खत्म हो गई। सीएम निकाल लेंगे, सीएम का मतलब समझ आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी तो समझ के आए थे पिछली स्लाइड पे, सारी यही तो बात कर रहे थे यहां खड़े होके। और क्या कर रहे थे यहां? यही तो पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डन? अच्छा एक काम करते हैं, हम आगे नहीं जाते, बस यहां रुक जाते हैं। आप यहां तक कल करके आए पहले। मैं अगर सीएम में भी आज ही कन्वर्ट कर दूंगा तो कुछ बच्चों के लिए, वैसे आज आखिरी दिन है, छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं? नहीं आज मेरे ख्याल अनाउंस हो जाएंगी छुट्टियां, ठीक है ना? तो फिर थोड़ा सा पढ़ ही लें, काफी है। चलो यहां रुक जाते हैं, लेकिन अब फिर रिविजिट कर लें, 2 मिनट अभी हम फिर लगा लें। हमने सबसे पहले जो बात आज सीखी है, बेटा रुक जाएं, हमने सबसे पहले जो बात आज सीखी है वो ये सीखी है कि यार कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या फ़र्क है। एक ही चीज़ को दो तरह से लिखने के दो तरीके हैं। हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, वो हमने पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट। हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कैसे निकलती है? सीपीयू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डन हो गई? तो अगर कभी सीपीयू गिवन हो तो सीएम निकल सकता है, सीपीयू गिवन हो तो सीएम। अच्छा जी, एक तो ये बात हमने समझी। फिर हमने थोड़ा सा देखा था कि अगर एग्जामिनर ने इशारों में गुफ्तगू शुरू कर दी तो वो इशारे क्या हो सकते हैं। ये तो फुल डिस्क्लोजर है, सारी बातें हमने लिख दी, लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा थोड़ा है कि वो सारी बातें लिख देगा। वो तो उसने पहला इशारा ऐसे दिया, लेकिन इस इशारे में उसने मेरे साथ ना हमारा एक कॉन्सेप्ट नहीं चेक किया कि क्या इसे बच्चे को ये पता है कि जो कंट्रीब्यूशन हो उसी की रिलेटिव वैल्यू होनी चाहिए। उसने दी दो थी, आपने दोनों को डिवाइड किया तो फिगर निकल आई। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंपैटिबिलिटी ऑफ डाटा मौजूद था। फिर मैंने दो ऑप्शन नीचे बनाई आपको, यहाँ डाटा कंपैटिबल यानी आम आंख से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट की आंख से नज़र आ रहा है। फिर हमने यहाँ बात की, ये बात आपने सीखी। इतना काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना। फिर हम आगे चले, फिर हमने ये 4 पॉइंट सीखे और इस सवाल के ऊपर इसको अप्लाई करके देख लिया, लेकिन आपने 2 आंसर निकाले हैं। पीछे आप 2 ही बातें पढ़ रहे हैं पिछली स्लाइड में कि बाय डिफॉल्ट अगर ये मेथड लगा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आंसर, बट वी कैन कन्वर्ट इट टू इनटू,
यही काम हमने इस पर दोनों प्रैक्टिस कर ली हैं। यूनिट्स में भी आंसर निकाला और रेवेन्यू में भी निकाल दिया। स्लाइड नंबर 63। बस यहां तक का डाटा आपके सुपुर्द है। आज तक के सारे लेक्चर भी आपके सुपुर्द है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई 19-20 प्रॉब्लम है, उन लेक्चर्स को ज़रूर एक मरतबा गो थ्रू कर लें, ठीक है ना। और अगर आपने लेक्चर पहले से सुने होते हैं ना क्लास में, ये हम आगे चल के आपको सिखाएंगे, कुछ माइंड साइंस की बातें भी सिखाएंगे कि आप अपने ब्रेन का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। मसलन आपने आज का लेक्चर सारा सुना है, पढ़ा है, या पिछले, आज मेरा ख्याल है हमारा कौन सा 8वां-9वां लेक्चर होगा, ठीक है ना। फ़र्ज़ कर लें आपने 8 के 8 लेक्चर लिए हुए हैं। अब अगर आप ये लेक्चर फ़र्ज़ किया यूट्यूब पर आपको मिल गए हैं, आप इन्हें यूट्यूब पे प्ले कर दें और तवज्जो से ना भी सुने, तब भी ये रिवाइज हो जाएंगे। एक दफ़ा चीज़ अगर हम मेंटली तवज्जो से कर चुके होते हैं, बाद में बेतवज्जोही से भी माइंड उसे प्रोसेस कर लेता है। जैसे जब आप गाने सुन रहे होते हो, आप कोई मूवी देख रहे होते हो, आप एक ही गाना बार बार सुन रहे होते हो, तो आप उसके ऊपर तवज्जो थोड़े रख रहे होते हो, लेकिन गाना आप सुन भी रहे होते हो। तो अगर आपने एक मरतबा हाँ, पहली दफ़ा ही आप बेतवज्जो से सुने, फिर नहीं समझ आ सकती। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, हमने आगे जाके करनी है, अभी नहीं कर रहे। माइंड साइंसेस ये कहती हैं अगर आप ये लेक्चर अपने तवज्जो से सुना हुआ है, ठीक है, आप इसे जब सोने लगे हैं, आपने एक लेक्चर प्ले किया और आराम से सो गए, जब आप उठेंगे तो ये लेक्चर रिवाइज हो चुका होगा। ये सोते में भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन तो नहीं सोता ना। जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन हमारा नहीं सोता है, लेकिन वही चीज़ रिपीट कर सकते हैं ऐसे, जो आपने पहले समझी हुई है, वो आप सोते में भी इवन रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक्स आपको सिखाएंगे, ज़रा ये बातें आपने शायद ज़िंदगी में पहले नहीं सुनी हुई हैं, ये सिखाएंगे आपको, ये टेक्निक्स आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। ईद के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह।